हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और आज के क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। और मान लीजिए यहां से एक क्वेश्चन पक्का लॉन्ग, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का। नो साउंड, साउंड प्रॉपर है? अभी एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए, साउंड है ना? सही है, यस। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, आने वाला है ना। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन देखें कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो तैयार हो जाइए पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ने के लिए। क्लियर? चलिए, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मेल गैमेट के बारे में, है ना। उसके बाद फीमेल गैमेट के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कहां, एक हमारे पास क्या था, एक सेमनीफेरस ट्यूबस था, है ना। सेमनीफेरस ट्यूबस के अंदर दो सेल थे। कौन कौन सेल थे? एक सर्टोली सेल और दूसरा जर्म सेल। वेरी नाइस, सर्टोली सेल, अच्छा, और दूसरा जर्म सेल। क्लियर? तो आज पूरा जो मामला है वो इसी का है। किसका? जर्म सेल का। किसका? जर्म सेल, यानी जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यानी ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये स्पर्म को कैसे बनाता है, ये स्पर्म को कैसे बनाता है। हम तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, जो जर्म सेल है ना वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, हम ये मोटा मोटी बात देखे थे, राइट। बट कैसे बनाता है वो आज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आने का बहुत ही संभावना है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आए, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट तो यहां से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, होता क्या है, ये है स्पर्मेटोगोनिया यानी जो जर्म सेल है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है नेचर में। कैसा? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है नेचर में। कहां हो रहा है ये सब? सारे के सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहां? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्लियर? अब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो बहुत नंबर, इसका जो नंबर होता है वो मल्टीपल होता है ना। अब करता क्या है, सबसे पहले ये माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस। ध्यान से देखिएगा, माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोगोनिया कैसा है सर? डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड? सर डिप्लॉयड है। कैसा? डिप्लॉयड। तो बाद में क्या बनेगा? हैप्लॉयड। कब बनेगा वो ध्यान से देखिए। क्या हुआ? माइटोसिस। ये तो क्लियर होगा सर, दो डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस डिवीजन होता है और दूसरा माइटोसिस डिवीजन होता है ना। मियोसिस डिवीजन क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है और माइटोसिस सेम रखता है ना। ठीक, क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं करता है। तो यहां स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। ध्यान से, क्या होगा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 क्या करेगा सर? क्रोमोसोम नंबर को ना हाफ कर देगा। अगर यहां 2n है तो n कर देगा, 4n है तो 2n कर देगा, यानी ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है। इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पहले स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? स्पर्मेटोसाइट बना, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए ये क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया 2n है ना। अब 2n से यहां पे डिवाइड तो हुआ है,
लेकिन क्या बनाया है, क्रोमोसोम नंबर चेंज वगैरह नहीं किया कुछ भी, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, यानी माइटोसिस किया है सर, ठीक है। अब माइटोसिस करने के बाद फिर क्या करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। यानी पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है क्या, मियोसिस होता है सर, क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस होता है। और वो भी कौन सा मियोसिस, मियोसिस 1 होता है, ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। और सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखिए अब यहां क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर को क्या किया, हाफ कर दिया गया, क्योंकि ये मियोसिस है और मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, इसलिए तो बोलते हैं इसे रिडक्शनल डिवीजन, यानी रिड्यूस कर देता है, हाफ कर देता है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, क्या होगा, मियोसिस 2, और क्या बना देगा, स्पर्मेटिड, क्या बना देगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड मैच्योर होकर के क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोवा। सबसे पहला ये प्रोसेस तो आपको बनाना है एग्जाम में, अगर ये पूछा जाएगा तो कैसे कैसे ये फ्लो चार्ट है, ये बनाना है। दूसरा ये समझिए, यहां से पूछता है, पोलाइडी पूछता है, इसका पोलाइडी क्या है, यानी स्पर्मेटोगोनिया का पोलाइडी क्या है, यानी ये कैसा था, नेचर में डिप्लॉयड था, चुपचाप डिप्लॉयड था। अगर ये डायरेक्टली चल जाता तो फिर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते, चेंज हो जाते, क्योंकि मेल से भी जा रहा है और फीमेल से भी जा रहा है, तो 2n और 2n कितना हो जाएगा, 4n, फिर सारा मामला गड़बड़। लेकिन हमें रिटेन करके रखना है 2n है, तो मतलब अगला जनरेशन में भी 2n जाना है, क्लियर। यानी हमारा स्पर्मेटोगोनिया कैसा, 2n है। स्पर्मेटोगोनियम जहां माइटोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर वहां चेंज नहीं होगा, यहां क्या हो रहा है, माइटोसिस, तो 2n है, तो यहां भी 2n आ गया, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 होता है, क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और मियोसिस का मतलब यह है कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया ना, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मियोसिस 2, देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है, सिंपल, अभी इतना समझिए कि मियोसिस 2 सेम माइटोसिस के जैसा है, मियोसिस 2 सेम माइटोसिस के जैसा है, क्लियर, ठीक है। यानी ये क्या सर, मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होने के बाद क्या बनाता है, स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड मैच्योर होकर के क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोवा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसी को यहां पे देखते हैं, इसी को यहां पे देखते हैं, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस है, क्या एक प्रोसेस है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोवा का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, ठीक है। फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस, कहां से, टेस्टिस में, कहां पे, टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, क्लियर, क्योंकि वहीं पे क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, यानी जर्म सेल होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो यहां पे बात हम किए हैं, ठीक है, वही यहां पे लिखा हुआ है सेम, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, 2n होता है, बिल्कुल हाँ सर 2n, यानी 46 क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है। ये डिवाइड करता है क्या, माइटोसिस, माइटोसिस करता है, एंड टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और डिवाइड करके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। नेक्स्ट ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड करते हैं, लेकिन अब माइटोसिस नहीं करता है, मियोसिस करता है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोसिस 1, और क्या बनाता है, दो हैप्लॉइड सेल, जिसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। अब ये फिर डिवाइड करेगा, अब ये फिर डिवाइड करेगा, ठीक है, अब ये फिर डिवाइड करेगा, देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोसिस 2 एंड फॉर्म 4 स्पर्मेटिड, यानी ये फिर डिवाइड करेगा और 2 बनाएगा, 2 और यहां पे 2, ठीक है। टोटल कितना स्पर्मेटिड बना, 4। इसका पोलाइडी क्या है स्पर्मेटिड का, n, हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया का पोलाइडी क्या है सर, डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का पोलाइडी क्या है, डिप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का पोलाइडी क्या है, हैप्लॉइड है, क्लियर। पोलाइडी याद रहना चाहिए, है ना, या हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है, क्लियर। अब क्या बन गया यहां पे सर,
स्पर्मेटिड बन गया। क्या बन गया? स्पर्मेटिड जो हैप्लॉइड है। अब स्पर्मेटिड क्या स्पर्म है? नहीं सर, ये अभी डेवलप नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है, यानी इसका हेड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, हेड वगैरह नहीं बना है। तो हेड वगैरह बनेगा, नेक वगैरह बनेगा, टेल वगैरह बनेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, यानी यहां मैच्योरेशन होता है। ठीक है, मैच्योर होता है। क्लियर? क्लियर? यानी स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटोजोआ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी मैच्योरेशन प्रोसेस। कहां पे होता है? इसे यहीं पे, स्पर्मेटिड के बाद। स्पर्मेटिड जब स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? ठीक है, अब स्पर्म तो बन गया, बिल्कुल बन गया। बन जाने के बाद भी अभी पूरा फिनिशिंग होना बाकी है। क्या होना बाकी है सर? ये जाएगा अपना मुंडी कहां घुसाएगा? एक और कौन सा सेल था हमारे पास? सर भूल गए। अरे देखिए यहां पे कौन सा सेल था? अच्छा, सर्टोली सेल था। कौन सा? सर्टोली सेल था। ठीक है, तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड अटैच टू सर्टोली सेल्स फॉर नॉरिशमेंट, यानी नॉरिशमेंट के लिए फिर ये जो बना हुआ हमारे पास स्पर्मेटोजोआ, वो कहां पे जाएगा? सर्टोली सेल के पास जाएगा। किस लिए? नॉरिशमेंट के लिए। और वहां से फुल्ली मैच्योर स्पर्म रिलीज होगा कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूबल्स के ल्यूमेन में। सेमनीफेरस ट्यूबल्स के ल्यूमेन में, फिर वहां से रेटा टेस्टिस के थ्रू फिर आगे जो पाथवे वो आपको पता ही है। क्लियर? क्लियर? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। Why do you think that? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं लिली? यही गड़बड़ करते हैं आप लोग, यही गड़बड़ करते हैं। जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे पढ़िए। मतलब अभी अब बहुत आगे का टॉपिक क्यों चले जाते हैं फर्टिलाइजेशन में? सिर्फ हम यहां पे ये बता रहे हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सिर्फ अलोंग सिर्फ हम ये बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कि यहां स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आप पूरा का पूरा इंटायर कैसे ये सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स दोनों का बात कर रहे हैं। किसी एक पे कंसंट्रेट कीजिए। क्लियर? सबको एक जगह पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना। अब यहां सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ी पढ़ा रहे हैं अभी हम। चलिए ठीक है, इसमें किन्हीं को दिक्कत है क्या? जल्दी से बताइए, इसमें किन्हीं को दिक्कत है इस टॉपिक में? तो कमेंट करके बताइए, आगे बढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। ओके, चलिए ठीक है, इतना टेंशन लेके मत पढ़िए। ठीक है, क्लियर? हर चीज को हम एक जगह पे शामिल नहीं कर सकते। यहां सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हैं एक्स वाई, ठीक है, 44 22, ठीक है, ये सब है क्या सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे कैसे बढ़ता है, ये है। ठीक है, हम यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना भरोसा कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर? ये जो प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसे रेगुलेट कौन कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस। कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। देखिए यहां पे बहुत समराइज वे में लेके जाना होता है।
क्योंकि अगर हम पूरे डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करते, जबकि अगर डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करते तो भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते उस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी ये जो क्रैश कोर्स होता है वो बहुत समराइज चलता है। अगर समराइज नहीं चलेगा तो लेक्चर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्लास कभी खत्म नहीं हो पाएगा, है ना। लिमिटेड टाइम है हमारे पास, लगभग 2 महीना का टाइम है, तो हम बहुत कुछ यहाँ पे तो स्किप भी करना पड़ता है, रिवीजन के तौर पे चलता है ना क्रैश कोर्स। क्लियर। चलिए, जैसे यहाँ पे अभी रोल ऑफ हार्मोन्स का क्या रेगुलेशन, क्या रोल है, हम टेस्टोस्टेरोन को बहुत डीप में कवर भी नहीं किए। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए क्या रोल है, कैसे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कौन अपना अहम भूमिका निभाता है, कौन सा हार्मोन्स। ठीक है, तो वो देखेंगे कौन सा हार्मोन, तो पहला एफएसएच और दूसरा एलएच। कौन रिलीज करता है, तो ये करता है कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसको सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस। कौन देता है, हाइपोथैलेमस। किसको सिग्नल देता है जाकर के, जल्दी से बताइए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या, जीएनआरएच, यानी जिन्हें बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जाकर के किसको स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, जल्दी से बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, है ना। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह का हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं क्या, एफएसएच और एलएच। दो तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सर एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या काम है सर एफएसएच का और क्या काम है एलएच का। अगर सिंपल एक एक लाइन में बात करें तो स्पर्म सेल को मैच्योर, स्पर्म सेल जो होता है ना, उससे मैच्योर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एफएसएच। कौन होता है, एफएसएच। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसे सिक्रीट करने में किसका हाथ होता है, एलएच का। अगर वन लाइन में बोले तो, बाकी इसका और भी फंक्शन है, देखिए, है ना। सबसे पहला एफएसएच एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल, क्योंकि मैच्योरेशंस में काम करता है। क्या करता है, हेल्प्स इन नॉरिशमेंट एंड मैच्योरेशंस ऑफ स्पर्म सेल, यानी स्पर्म सेल को क्या करता है, ये मैच्योर करने में हेल्प करता है, कौन, एफएसएच। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एबीपी, एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो काम क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स को क्या करता है, हाई करके रखता है। क्या करता है, हाई करके रखता है, कौन, एबीपी, एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका भी प्रोडक्शन कौन करता है, एफएसएच करता है। कौन करता है, एफएसएच करता है। और यही एफएसएच एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। इसी के प्रोडक्शन के कारण टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में हाई होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जिसके कारण सेक्सुअल, ठीक है, एरोस आते हैं। ठीक है, लिबिडो कैरेक्टर सुने हैं ना, लिबिडो। क्लियर, यानी जो सेक्सुअल एरोज आते हैं वो किसके कारण आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण आते हैं। ठीक है ना, यानी टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशंस हाई इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स, किसके कारण, सर एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन के कारण, एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन के कारण। और डायरेक्टली सपोर्ट द स्पर्मियोजेनेसिस कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। यानी अगर सिंपल सा हम बात करें, इतना लिखना भी नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए हम यहां पे कवर कर लिए कि जो एफएसएच होता है ना, वो स्पर्म के मैच्योरेशंस के लिए होता है। ठीक है, स्पर्म के मैच्योरेशंस के लिए होता है कौन, एफएसएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन होता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो क्या, एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स, जिसे इंटस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। कौन, तो वन लाइन में आप याद रखिए, एलएच का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना, और एफएसएच का काम क्या है, स्पर्म को मैच्योर करना। ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन में किसका रोल है, एफएसएच का। क्लियर, और एलएच का रोल कहां पे है, जल्दी से बताइए, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में। क्लियर। चलिए, ओ सॉरी, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पे और भी कुछ टॉपिक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का पूरा हम देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कहां 8 स्पर्म बन रहा है,
कहां 8 स्पर्म बन रहा है? कितना स्पर्म बन रहा है? 1 2 3 4 8 कहां दिख रहा है आपको? ये स्पर्मेटिड है और ये स्पर्म है। ये स्पर्मेटिड में अभी हेड वगैरह डेवलप नहीं हुआ है, नेक वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मिडिल पार्ट का ढंग से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो तभी तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिली कहां दिख रहा है आपको 8? जल्दी से बताइए, कहीं इसका बात तो नहीं कर रहे आप? चलिए ठीक है, अगर किसी तरह कंफ्यूजन हो तो फिर आप एक्स्ट्रा डॉट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो जल्दी से बताइए। अरे देखिए यहां पे बहुत सारा दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन किसी हम एक पर्टिकुलर स्पर्म को लेकर के ही चलेंगे ना। अगर फिर वैसे बोलिए तो देखिए यहां पे बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया यहां पे, हम चाहें तो सबका बना सकते हैं, सबका, ठीक है, सबका बना सकते हैं, क्लियर? लेकिन हम किसी एक को लेकर के चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 5 मार्क्स में, ठीक है, 5 नंबर, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोनों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, राइट? अब स्पर्म तो बन गया, हाँ सर। अब स्पर्म जो बना है इसका हम पार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर कि कैसा होता है, क्योंकि यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में, 3 नंबर या 2 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? 3 मार्क्स। अब पूछा गया पहले भी पूछा गया, तो ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए स्पर्म बन गया, अभी जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े तो क्या पढ़े सर? स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़े, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़े, तो स्पर्म कैसा बना सर, दिखता कैसा है, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम यहां पे ये जानेंगे स्पर्म का कैसा स्ट्रक्चर है। मेनली ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, मेनली ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है? एक हेड, ठीक है, और दूसरा मिडिल पीस, और तीसरा टेल। लेकिन अगर हम इसे कंसीडर करना चाहेंगे नेक को, तो नेक को कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अगर हम उस तरीके से देखें तो ये 4 पार्ट्स पे, लेकिन मेनली ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। देखिए कौन कौन सा और किसका क्या रोल है। A human sperm is a microscopic motile haploid cells. It is divided into the 3 main part, head, middle piece और tail. ठीक है, हम नेक को चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, किसे? हेड को और मिडिल को, ठीक है? बट मेनली हम चर्चा करेंगे क्या? हेड, मिडिल पीस और टेल को, ठीक है? हेड का काम क्या है, कैसा दिखता है, पहले ये देखिए सर, ओवल जैसा दिखता है, अंडे का आकार का दिखता है, अंडा देखिए ना, ठीक है, अंडे आकार का दिखता है, यानी ओवल शेप का दिखता है। और पूरे बॉडी के ऊपर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, ध्यान से, पूरे बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, क्लियर है ना? यानी हेड ये पूरे बॉडी पे होता है, ठीक है? हेड कैसा दिखता है? ओवल शेप। क्या है इसके पास? न्यूक्लियस है सर,
क्या है, न्यूक्लियस है, और एक्रोसोम क्या है, न्यूक्लियस, यानी कंटेन न्यूक्लियस विद द हैप्लॉइड क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम होगा, 23। कितना होगा, 23। कितना हो रहा है, 23। क्लियर, यानी हैप्लॉइड 46 टोटल था, ठीक है, 46 था, तो हैप्लॉइड कितना होगा, 23। चले, कवर्ड होता है एक कैप से जिसका नाम क्या है, एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम। इसके पास कुछ एंजाइम होता है, हाइलुरोनिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, जोना पेलोडोसा को छेद करता है। यानी जो एग रहता है, एग रहता है, एग को छेद करने में यहां पे कुछ एंजाइम्स भरा हुआ होता है, और ये एंजाइम क्या करता है, इसे पेनिट्रेट करने का काम करता है, इसे क्या करता है, छेद करने का काम करता है। क्लियर, चलिए, है ना, यानी कौन सा, हाइलुरोनिक डेज एंड एक्रोसिन्स दैट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। यानी इसके पास वो एंजाइम्स होता है जो पेनिट्रेट करने में, जब एग में पेनिट्रेशन करते हैं, मान लीजिए ये एग है, ये है स्पर्म, तो इसे छेद करके अंदर जाना पड़ता है, ठीक है, छेद करके ही अंदर जाना पड़ता है, तो पेनिट्रेशन में ये एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, काम करता है। क्लियर है ना, ये हमारा क्या रहा है, हेड का काम क्या, आप ध्यान से सुनिए, हेड में क्या है सर, हेड ओवल शेप का होता है सर, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सर, इसमें कुछ एक्रोसोमिक एंजाइम प्रेजेंट होता है सर, जो पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। क्लियर, और पूरा का पूरा जो स्पर्म है वो क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। क्लियर, नेक्स्ट, मिडिल पीस। मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास होता है, मिडिल पीस के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन ही पूछता है आपके लेवल पे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है, तो मिडिल पीस में। कहां पे, मिडिल पीस में, है ना। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सर सबको पता है, ये क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी तो मूव करेगा, ये तभी तो मूव करेगा, एंड आल्सो कॉल्ड पावर हाउस रीजन, ठीक है ना। यानी ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर, ठीक है, तो स्पर्म के कौन से पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, तो सर मिडिल पीस में, मिडिल पार्ट में। नेक्स्ट, टेल। नेक्स्ट है टेल। ये टेल क्या करता है, लॉन्ग थिन वाइप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेलम हेल्प्स इन द स्विमिंग एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। यानी स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। पुश स्पर्म फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक बाय अंडुलेटिंग मूवमेंट। यानी ये अंडुलेटिंग मूवमेंट के थ्रू क्या जाता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाता है और स्पर्म के पास पहुंचता है। ये अंडुलेटिंग मूवमेंट क्या होता है, अंडुलेटिंग मूवमेंट का मतलब होता है रेंगते हुए। सांप देखे, सांप ऐसे 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 करके चलता है, वो अंडुलेटिंग मूवमेंट करता है, यानी लहराते हुए हम जिसे बोलते हैं। आप देखिएगा अगर 3D डायग्राम ये पिक्चर में देखिएगा तो उसमें ऐसे से लहराते हुए नजर आएगा, यानी स्पर्म ऐसे से लहराते हुए जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट के थ्रू जाता है। क्लियर है ना। तो ये इसका पार्ट देख लिए, क्या काम है सर, हेड के पास एंजाइम होता है जो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियस भी इसी के पास होता है। अच्छा, दूसरा मिडिल पीस जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है यानी एनर्जी सप्लाई करता है, और तीसरा टेल सर इसके पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है यानी जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे मूवमेंट करता है, अंडुलेटिंग मूवमेंट करता है, यानी लहराते हुए मूवमेंट करता है। क्लियर, ये रहा स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक खास बात, ठीक है, देखिए जो हम लोग को एक भ्रम भी है ना, बहुत सारे किस्से भी सुने होंगे, ठीक है, कई शॉर्ट्स वीडियो भी देखे होंगे, क्या कि सर स्पर्म जो एजुकुलेट करते हैं यानी स्पर्म जो बाहर निकालते हैं बाय मैस्टरबेशन, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब स्पर्म को बाहर निकालते हैं तो कितना स्पर्म निकलता है, या फिर हमारे बॉडी में स्पर्म कम तो नहीं हो जाता है। तो आपको बता दे, हर एक सेकंड लगभग 1000 स्पर्म बनता है, हर एक सेकंड में 1000 स्पर्म बनता है। दूसरी बात, अगर कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर बात करें तो लगभग 50 मिलियन से 200 मिलियन के आसपास स्पर्म का फॉर्मेशन एक दिन में होता है, एक दिन में। और ये डेटा कुछ और बुक्स या कुछ और स्टडी ये भी कहता है कि 200 से 300 मिलियन तक भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिनका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी है, ठीक है, जो अच्छे खाना खाते हैं, है ना, जो सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन जिनका कम है, उनका क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन भी हाई होता है। जरूरी नहीं सब में सिमिलर हो, ये डाइट पे बिल्कुल कम या ज्यादा हो सकता है, ये डाइट पे बिल्कुल कम या ज्यादा हो सकता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन डेली होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन डेली होता है। हम क्या बोले एक कि लगभग 200 से 250 मिलियन के आसपास, 200 से 250 या 300 मिलियन तक भी कई कई डाटा में नजर आता है, ठीक है। अब 300 मिलियन स्पर्म एक दिन में फॉर्म हो रहा है, अगर कोई एक बार एजुकुलेट ही कर दे और ये लगातार निरंतर होते रहता है, ठीक है, ये लगातार होते रहता है, ऐसा नहीं फीमेल के जैसा नहीं है, ठीक है, ये लगातार होते रहता है, तो कोई एक बार एजुकुलेट कर दे यानी बाहर निकाल दे तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर आप डाइट मेंटेन नहीं कीजिए तो बॉडी पे तो फर्क पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो देखिए स्पर्म काउंट, अ ह्यूमन मेल एजुकुलेट्स 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स इन वन एजुकुलेशन, यानी वह एक बार एजुकुलेट करने पे कितना स्पर्म निकल जाता है, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन। क्लियर? ठीक है। फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी 60% sperm should have normal shape and size। अब बात ये आता है कि सर इतना सारा स्पर्म है, फर्टिलाइज तो किसी एक को करना है ना, इतना सारा स्पर्म है, फर्टिलाइज तो किसी एक को करना है, क्या दिक्कत है ना, दिक्कत है, क्योंकि जब रेस लगाता है ना स्पर्म, ठीक है, रेस लगाता है तो मैक्सिमम स्पर्म जो होते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कम से कम आपका जो स्पर्म फर्टिलिटी के लिए होना चाहिए, वो जितना स्पर्म आप एजुकुलेट कर रहे हैं उसका लगभग 60% स्पर्म जो होना चाहिए, उसका जो साइज और शेप वगैरह है या स्ट्रक्चर वगैरह वो सही होना चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ यानी ये होता कैसे, या फिर खराब हुआ क्योंकि आपका डाइट बहुत गंदा है। अगर किन्हीं का होता है तो ये उनका डाइट बहुत गंदा है। तो स्पर्म निकलने के बाद भी जरूरी नहीं कि फर्टिलाइज कर जाए। सोचिए कितना ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं जितना सोचते हैं, है ना। यानी हम इसलिए यहां पे बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे घरों में या फिर गांव में जहां पे नॉलेज नहीं होता है, क्या समझते हैं कि स्पर्म तो एजुकुलेट हो रहा है, स्पर्म तो बन रहा है ना, तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं अचीव हो पा रहा है ना। तो वहां पे तो लगता है दैट फीमेल का ही गलती है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पर्म एजुकुलेट होने के बाद भी आप जब स्पर्म टेस्ट करवाइएगा, ठीक है, स्पर्म का जांच करवाइएगा तो पता चलेगा क्या आपका स्पर्म में इतना पावर है कि वो एग के साथ जाकर के फर्टिलाइज कर ले। अगर है तो फिर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कैसा होना चाहिए, स्पर्म को 60% स्पर्म जितना है 60% स्पर्म को कम से कम साइज और शेप सही होना चाहिए, और 40% स्पर्म मस्ट हैव अ स्ट्रांग मोटिलिटी, और जो 40% स्पर्म है उसका मोटिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी अच्छे से मूवमेंट कर सके, क्योंकि मूव करेगा ही नहीं तो जाएगा कहां से। आपको क्या लगता है एक स्पर्म छोड़ दिए वजाइनल ट्रैक पे या फिर जेनाइटल ट्रैक पे और वो स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर लेगा, बहुत मुश्किल है। तो सर जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे कैसे होता है, वहां पे इसलिए होता है, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, वहां पे एक हेल्दी स्पर्म को चुना जाता है, एक हेल्दी स्पर्म को चुना जाता है तो जाकर के फर्टिलाइज करता है, और अगर बाई चांस नहीं हुआ तो दोबारा वो प्रोसेस किया जाता है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म मर जाते हैं, ट्रेवल करते करते मर जाते हैं, कुछ एसिडिटी के कारण, कुछ ठोकरे खाते हुए, सब थोड़ी सब थोड़ी जा पाते हैं। जब रेस शुरू होती है, मैराथन देखे ना, मैराथन जब शुरू होता है ना, तो वहां पे लगभग हजारों की संख्या में लोग दौड़ते हैं, लेकिन लास्ट तक कोई एक ही पहुंचता है, और उससे पहले ज्यादा ज्यादा 20 25 30 35 पहुंचता है। वैसे ही ना सेम यहां भी हाल है, बाकी सब रास्ता में ही चले जाते हैं, सेम यहां पे भी है। क्लियर? यानी आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी सिर्फ ब्लेम फीमेल्स पे नहीं आना चाहिए, है ना, मेल्स पे भी आना चाहिए। क्लियर? और जितना जो अभी का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, जो जनजी बोलते हैं, है ना, इस लाइफ स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हमारा फूड हैबिट इंक्लूड है जो नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ इसी को नहीं पूरे बॉडी को। क्लियर? चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत, डू फास्ट।
चलिए नेक्स्ट है क्या, oogenesis। oogenesis है ना, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये पूरी लाइफ नहीं होते रहता है ना। ओगोनिया का फॉर्मेशन पूरी लाइफ नहीं होते रहता है। इसका फॉर्मेशन कब होता है, बर्थ होने से जस्ट पहले, ठीक है, बर्थ होने से जस्ट पहले यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी एम्ब्रियो के फॉर्म में जब होते हैं उस टाइम में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, oogenesis क्या है, इट इज द फॉर्मेशंस एंड मैचुरेशंस ऑफ ओवम, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ये इसका मैचुरेशंस या फिर फॉर्मेशंस कहां पे होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर। कैसे होता है, देखिए कब होता है, तो ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में 5 to 7 मंथ के दौरान, ठीक है। व्हेन 2 मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स, ठीक है, कितना, लगभग 2 मिलियंस एग मदर सेल्स होते हैं, लगभग 2। अच्छा, ये डेटा पे मत जाइएगा, ठीक है, डेटा बहुत वैरी करता है ना, डेटा बहुत वैरी करता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डेटा है, क्लियर, ठीक है। यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा गर्भ में ही रहता है, जब गर्ल्स गर्भ में ही रहती है, मां के गर्भ में, उस टाइम से ही क्या होता है, ये उगोनिया का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उगोनिया का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर, ठीक है। आर फॉर्म्ड विद इन द ओवरी एंड नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद ये उगोनिया नहीं बनता है, ठीक है, उगोनिया जन्म के बाद नहीं बनता है। हाँ सर, तो पीरियड्स आता है तो वहां पे रिलीज होता है, सो पीरियड्स के दौरान 14 डेज में वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा नहीं बनता है, वो मैच्योर होकर के आता है, बस आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, ओगोनिया मल्टीप्लाई टू फॉर्म द प्राइमरी oocytes, और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। देखिए ये क्या, ओगोनिया मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte बनाने के बाद, क्या करता है, ये आराम से चुपचाप बैठ जाता है, कहां पे, प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में, डिप्लोटिन स्टेज में, क्लियर। मियोसिस पढ़े हैं ना, मियोसिस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। प्रोफेज होता है ना, प्रोफेज में, मियोसिस के प्रोफेज में जाकर के ये अरेस्ट हो जाता है, यानी चुपचाप बैठ जाता है, ठीक है, चुपचाप बैठ जाता है वहां पे, क्लियर। ऑफ द मियोसिस एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड, ठीक है, यानी वो चुपचाप कहां पे जाकर के बैठ जाता है, अरेस्ट कहां पे हो जाता है सर, मियोसिस के प्रोफेज 1 में, लिपोटिन, जैगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ये सब स्टेज है कि नहीं, 5 स्टेजेस है, किसका सर, प्रोफेज का, किसका, प्रोफेज का, मियोसिस के प्रोफेज का, क्लियर। हाँ बिल्कुल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवर मास्टरबेशन से पूरे बॉडी डैमेज होता है, कब, जब आप बहुत अत्यधिक करें और डाइट आपका उतना ही कम है। लेकिन जिनका डाइट अच्छा है, जो डेली न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं, वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच करके देखिए, ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, जिनका डाइट बहुत अच्छा है, ठीक है, जो बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, खाना पीना अच्छे से खाते हैं, यानी ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, आयरन वगैरह का सप्लीमेंट लेते हैं, ब्लड फॉर्म हो रहा है, तो वो हर 4-5 महीना, वैसे 4 महीना के आसपास वो जाकर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर एक पर्सन ने जो खाना तो ले ही नहीं रहा, उसका बॉडी में खुद आयरन का कमी है, अब वो जगह 6-7-8 महीने के बाद भी ब्लड डोनेट करने जाएगा, क्या कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसका बॉडी खुद मतलब उसका बॉडी को खुद जरूरत है ना, खुद अपना बॉडी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों को कहां से देगा। सेम उसी तरीके से अगर आप डाइट अच्छा ले रहे हैं, आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डाइट प्लान खराब है, तो सप्ताह में भी एक बार अगर आप मास्टरबेट करते तो भी हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है और आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्लियर। चलिए, हाँ, तो यहां पे देखिए, सबसे पहला कि सर जो उगोनिया है ना, वो बर्थ यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाता है, और जन्म होने के बाद, यानी गर्ल्स का जब जन्म होता है, फीमेल का जब जन्म होता है, उसके बाद कोई भी उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए वहां पे क्या होता है, जो प्राइमरी उगोनिया बनता है, वो जाकर के आराम से रेस्ट करते रहता है, कहां पे, प्रोफेज 1 में, कहां पे, प्रोफेज 1 में, क्लियर, ठीक है, टेम्पोरली, है ना। एट दैट स्टेज ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय
द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड टू फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल्स। और वही स्टेज में क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। व्हेन मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स degenerate during the phase from the birth to puberty, and therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles left in each ovary। ठीक है, यानी ये कितना था नंबर्स में, देखिए ध्यान से, कितना था सर, 2 मिलियन के आसपास था। कितना था, 2 मिलियन के आसपास था। लेकिन जब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं 12 to 14 ईयर्स, है ना, तो उस टाइम क्या होता है, ये घटते 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 कहां आ जाता है, 60,000 to 80,000 फॉलिकल से बच जाते हैं। सिर्फ 60,000 to 80,000 फॉलिकल से बच जाते हैं, यानी सारे के सारे डीजनरेट होते चले जाते, घटते चले जाते, खत्म होते चले जाते हैं। क्लियर, ठीक है। यानी प्यूबर्टी तक हमारे पास कितना प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, 60,000 से 80,000 के आसपास प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। ठीक है, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। एमसीक्यू के लिए अब बताते हैं क्या, ध्यान से देखिए, जो प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ वो कहां पे हुआ, सर प्रोफेज 1 में ही हो गया। प्रोफेज 1 में ही हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। अब डेवलप कैसे हो रहा है, क्या यही प्राइमरी फॉलिकल है सर जो जाकर के स्पर्म से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा? नहीं, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये बच्चा है। अब बात कीजिए प्यूबर्टी का, ये कहां हो रहा था, एम्ब्रॉयनिक लाइफ का, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में, ठीक है, जब बच्चा मां के गर्भ में था, ठीक है, उस टाइम का ये बात है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कहां पे, सर जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है, प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है, वहां पे क्या होता है, ये एक एक करके डेवलप होकर के, है ना, और ग्राफेन फॉलिकल से मैच्योर होकर के, रप्चर होकर के एक एक ओवम निकलते रहते हैं। ठीक है, हर मंथ, है ना, हर मंथ ये निकलते रहते हैं। अब देखिए ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स। देखिए अगर आप इसे बहुत ज्यादा नहीं लिखते तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली भी यहां पे लिख सकते हैं, है ना, लेकिन समझने के लिए देखिए इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। क्या ये फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या नहीं, अभी ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ये तो बच्चा है। अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte, यानी प्राइमरी oocyte को कौन घेरे रहता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ये है क्या, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी फॉलिकल्स, और हम ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte, है ना, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte से क्या होता है, यानी प्राइमरी फॉलिकल से क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये भी क्या है सर, ये भी प्राइमरी oocyte ही है। अच्छा, अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स ये भी क्या, प्राइमरी oocyte ही है। ये तीनों क्या, प्राइमरी oocyte है। क्या सर फर्टिलाइजेशन कौन करता है बताइए, तो अभी ये फर्टिलाइजेशन नहीं करता। अब यहां पे एक होता है घटना, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। क्लियर, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, है ना। अब यहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte। यानी प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। क्लियर, टर्सरी फॉलिकल्स में नहीं दिख रहा है, टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होगा, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल में डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी। ये सब तीनों क्या है, ये तीनों क्या है सर, प्राइमरी oocyte है। क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte के टर्सरी फॉलिकल में होगा क्या, डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन होगा। अब डिवीजन होगा तो यहां से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। चलिए देखते हैं, देखिए प्राइमरी oocyte इन द टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो, इट अंडरगोस and first unequal mitotic division to form the large secondary oocyte। यानी प्राइमरी oocyte से क्या बना है, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, प्राइमरी oocyte कहां पे सर, प्राइमरी oocyte के जो टर्सरी फॉलिकल्स है ना, वहां पे डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन हुआ है सर, अनइक्वल डिवीजन हुआ है। अनइक्वल का मतलब एक बन गया बड़ा और दूसरा बन गया छोटा। कैसे बन गया, जो बड़ा बन गया इसमें साइटोप्लाज्म का मात्रा ज्यादा आ गया,
ठीक है, साइटोप्लाज्म ये ज्यादा रख लिया और ये छोटा बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी, है ना, पोलर बॉडी। दोनों क्या होंगे? ये देखिए, इट फॉर्म्स द लार्ज सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया? लार्ज सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बना है? पोलर बॉडी। देखिए यहां पे जस्ट ये क्या प्राइमरी oocyte है? क्या है? प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte है। ये क्या? उगोनिया, किसी एक को लिया गया है, अब फिर यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। अब ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में क्या हुआ है? डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। मियोसिस हुआ है, और मियोसिस जो वो अनइक्वल डिवीजन हुआ है, ठीक है, यानी एक ज्यादा और दूसरा कम, एक ज्यादा और दूसरा कम, एक ज्यादा और दूसरा कम। ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा रख लेता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इस डिवीजन में ज्यादा आ जाता है, इसके कारण क्या बना? ये सेकेंडरी oocyte। क्या बना है? सेकेंडरी oocyte, और एक बना है पोलर बॉडी, जो बाद में जाकर के डीजनरेट हो जाता है या फिर कभी कभी डिवाइड भी करता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, secondary oocyte keeps the most of the cytoplasm for the nourishment and the first polar body may divide again or may be degenerate। यानी हुआ क्या? हुआ क्या? अब ध्यान से सुनिए, प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल में जाकर के हुआ क्या? डिवीजन, मियोसिस हुआ, और वो जो डिवीजन हुआ वो अनइक्वल डिवीजन हुआ, ठीक है। अनइक्वल मतलब एक बड़ा बन गया, एक छोटा बॉडी बन गया। जो बड़ा बॉडी बन गया वो क्या बोलते हैं? उसे जल्दी से बोलिए, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, और एक छोटा पोलर बॉडी बन गया। क्लियर? यहां तक का मामला सेट है ना। अब नेक्स्ट, अब यहां से क्या बनेगा सर? अभी सेकेंडरी oocyte जो बना है ये पूरा मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और वहीं से मैच्योर होकर के क्या होगा? एग हर महीने रिलीज होते चला जाएगा, एग हर महीने रिलीज होते चला जाएगा, यानी निकलते चला जाएगा, बस, ठीक है। देखिए, हाँ, अब ये टर्सरी बन गया। हाँ सर, टर्सरी बन गया, टर्सरी बन गया था ना, हाँ बिल्कुल। टर्सरी क्या किया था? डिवाइड भी कर लिया था। अच्छा, एक सेकेंडरी oocyte का भी फॉर्मेशन कर दिया था, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल्स अब आगे क्या होगा? डेवलप होगा किसमें? मैच्योर फॉलिकल, जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, जो आप यहां पे फिगर देख सकते हैं। यहां पे तो डायरेक्टली शो किया गया है ना कि प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन, बिल्कुल बनता है। लेकिन यहां पे क्या बनता है? उससे पहले सेकेंडरी oocyte भी बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है ना। आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि टर्सरी फॉलिकल से क्या बना है? ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बना है? ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। यानी टर्सरी फॉलिकल्स डेवलप इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, एंड द सेकेंडरी oocyte जो बना वो क्या चीज में डेवलप हो जाएगा? जोना पैलिस्यूडा में, ठीक है, जोना पैलिस्यूडा में। क्लियर? जो एग का कवरिंग बनाता है, जो एग का कवरिंग बनाता है। नेक्स्ट अब क्या होगा? ओव्यूलेशंस, ओव्यूलेशन, यानी जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल बना, ये जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल बना टर्सरी से, अभी क्या होगा? रप्चर होगा। क्या होगा? रप्चर होगा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। यानी जो हमारे पास ओवम आता है, मतलब एग के पास फर्टिलाइज के लिए, वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है? सर सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है? रप्चर होता है, और इसी प्रोसेस को जब रप्चर होता है और बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशंस बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? अब इसी को देखिए यहां पे डायग्राम में, देखिए क्या है यहां पे? पहले उगोनिया है, ये भी 2n होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? पहले माइटोसिस होगा, कहां पे? फीटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और वहां पे क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte फिर ग्रो होगा साइज में, है ना, और ये जाकर के ओव्यूलेशन से पहले प्यूबर्टी स्टेज में, है ना, प्यूबर्टी स्टेज में क्या करेगा? मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 करेगा तो पोलर बॉडी बनेगा और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी oocyte, है ना, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। और ड्यूरिंग द मियोसिस 2 क्या करेगा? ये फिर ओटिड बनाएगा, जो देखिए ये क्या बनाएगा? फिर ये मियोसिस का, ये क्या करेगा? मियोसिस 2 करके ओटिड बनाएगा, है ना। ये भी क्या? पोलर बॉडी है, ये भी क्या है? पोलर बॉडी। लेकिन सेकेंडरी मियोसिस में, सेकेंडरी जब मियोसिस होगा तो हम क्या बोले? सेकेंडरी मियोसिस और माइटोसिस दोनों एक जैसा होता है, यानी वहां पे देखिए
म्योसिस 2 और माइटोसिस कैसा होता है? दोनों सेम होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? यानी सेकेंडरी साइट एन है, यानी डिवीजन तो होगा यहां पे। ठीक है, और क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा और पोलर बॉडी बनाएगा, जो बाद में जाकर डीजनरेट करेगा, बाद में जाके डीजनरेट करेगा। तो इसलिए यहां से फिर कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, यहां से फिर कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ। अब अगर आपको पोलाइडी पूछा जाए तो उगोनिया का पोलाइडी क्या है सर? 2n है। कितना? 2n है। प्राइमरी oocyte सर 2n है, क्योंकि यहां भी माइटोसिस हुआ है। कहां का बात हो रहा है? ये कहां का बात हो रहा है सर? एम्ब्रियोनिक स्टेज का बात हो रहा है। अच्छा, अब जब यहां पे बाहर आया प्राइमरी oocyte, है ना, बाहर आया कहने का मतलब है कि प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के टाइम जाकर के प्राइमरी oocyte में हुआ मियोसिस। प्राइमरी oocyte में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? चलिए बताइए क्या कंफ्यूजन है? दिखाइए दिखाइए। नहीं, हाँ, फॉलिकुलर डेवलपमेंट आता है कि एग्जाम में? नहीं आता। बस अगर आएगा तो इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम को थोड़ा सा एग्जाम में बेहतरीन बनाने के लिए कॉपी, कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या डेवलप होता है? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से ग्राफेन फॉलिकल्स। एरो बना करके बस लिख दीजिएगा ये वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपके पास जो एग्जाम में सवाल आएगा, ये तो हम बस कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बता दिए, है ना। आपके पास जो सवाल आएगा वो क्या आएगा? प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है, इसके साथ ये डायग्राम बनाना है। क्लियर? ठीक है, और है ना, और ये भी ये बना दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा राइटिंग आपका मतलब ये स्पीड और राइटिंग दोनों अच्छा है तो आप इस पूरा प्रोसेस को लिख सकते हैं oogenesis का, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर? तो लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स में आता है तो 5 मार्क्स में टाइम भी तो देखना रहता है। खैर हो जाता है, बायो का पेपर तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। क्लियर? क्योंकि 35 एमसीक्यू रहते हैं, बस 35 सब्जेक्टिव, राइट। अभी चेंज कर दिया है ना, 25 कर दिया है। कितना कर दिया? 25। चलिए, यानी ग्राफ्टेन फॉलिकल से क्या हो रहा है? मैच्योर होकर के ओवम बन रहा है। अब देखिए, प्राइमरी से सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्या? ग्राफेन फॉलिकल, और ये क्या होगा? रप्चर होकर के ओवम को रिलीज करेगा प्रत्येक माह। ठीक है, ओवम को रिलीज करेगा प्रत्येक माह, यानी हर महीने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे सवाल पूछा जाता है, इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या है oogenesis में डिफरेंस। तो देख लीजिएगा कहां पे बनता है, सब कुछ बताया हुआ है, बस फिर भी एक, ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? टेस्टिस में होता है सर, ये भी पूछने वाली बात है, और ये ओवरीज में होता है। दूसरा, लिमिटेड ग्रोथ फेज है, बट इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ फेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, है ना। नेक्स्ट, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स द 4 स्पर्म्स, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना स्पर्म देता है? दिखा देते 4 देता है, फिर ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, 4 दे रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, यहां पे देख लिया, और ये प्राइमरी oocyte कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। देखिए 1 दे रहा है, 1। चलिए, है ना, यानी प्राइमरी oocyte यहां पे कितना ओवम रिलीज करता है? 1, 1 देता है। लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना बनता है? 4। अब ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, सर तो आप बोले मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहा है, अरे तो मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया भी तो है। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज जाकर के मत कर जाइएगा, है ना। यहाँ पे कोई पोलर बॉडी नहीं बन रहा है मेल में, लेकिन फीमेल में पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कब कब बिगिन हो रहा है, या स्टार्ट कब हो रहा है? मेल में प्यूबर्टी के टाइम में। कब हो रहा है? प्यूबर्टी के टाइम में, है ना, मेल में। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम में।
ठीक है। और जब तक इंसान में सेंसेशन रहता है, जब तक जीवित रहता है, तब तक क्या होता है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होते रहता है। तो फिर क्या कम हो जाएगा स्पर्म्स, बताइए। बस डाइट मेंटेन करना है ना, डाइट मेंटेन करना है, क्लियर। नेक्स्ट, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं है, बिगिंस एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंड अप टू द प्यूबर्टी एंड इट केसेस अराउंड द एज ऑफ 50। यानी ये तो प्यूबर्टी के टाइम से, ये एक कहां पे स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और प्यूबर्टी के टाइम में ये रुक जाता है। क्या oogenesis का फॉर्मेशन होना रुक जाता है, क्लियर। आप ये मत समझिएगा सर पीरियड आता है फिर बता रहे वो मैच्योर होकर के आता है, क्लियर। अच्छा, एक और बात, फीमेल में एक एज के बाद जिसे बोलते हैं मीनोपोज, उसके बाद कोई फीमेल मां नहीं बन सकती है ना, ठीक है। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं है, जब तक वो जीवित है, ठीक है, हेल्दी है, उसके स्पर्म्स हेल्दी हैं, ठीक है, तब तक वो फादर बन सकता है, वो कैपेबल है। बट मदर में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अभी क्या किया जाता है, क्योंकि जो जनरेशन चल रहा है, इस जनरेशन में जो मैरिज का एज है वो बहुत ही लेट हो गया है ना, बहुत लेट हो गया है। तो खास करके फीमेल्स अभी क्या करती है, अपने एग्स को प्रिजर्व करके रखवाती है ना, स्टोर करके रखवाती है, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जाए। चलिए, ठीक है। लास्ट, दो नंबर में आ सकता है ना, ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होता है, हम फर्स्ट क्लास में बात किए थे क्या, जो ओवम होता है वो मोटिलिटी थोड़ा बहुत मूव करता है सिलिया के कारण, लेकिन ये नेचर में क्या है, ये नॉन मोटाइल है, बट स्पर्म मोटाइल है ना। मूव ऑन इट्स ऑन, यानी खुद से मूव करता है। साइज मैटर नहीं करता, 0.2 mm का होता है, क्लियर। नेक्स्ट, ये इसका जो ओवम का लेयर होता है 3, कौन कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पर्म में भी था, पूरा घेरे हुए था स्पर्म को, दूसरा जोना पैलिस्यूडा, और तीसरा क्रोना रेडिएटा, है ना। पहला कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद जोना पैलिस्यूडा, और क्या है, क्रोना रेडिएटा, ठीक है, क्रोना रेडिएटा जो बाहर वाला, ये सब जो दिख रहा है, 3 लेयर से घिरा हुआ होता है, 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। तो अब सोचिए, एग के पास जाना इतना आसान है क्या, फर्टिलाइज करना इतना आसान है क्या, एक हम पॉसिबल होगा। " 35 वाले ही है क्या, 35 वाला है क्या, 35 वाला है। चलिए, तो एग से फर्टिलाइज करना इतना आसान नहीं है ना। तो इसके लिए स्पर्म को कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये जिससे ब्याह करेगी, ठीक है, ये जिससे ब्याह करेगी तो कैसा होना चाहिए, पावरफुल तो होना चाहिए ना, पावरफुल तो होना चाहिए ना। क्या स्पर्म के जैसा बहुत सारा थोड़ी है, एक है, सिंगल पीस है, डिमांड बहुत हाई है, ठीक है, डिमांड इसका बहुत हाई है, बेटर, ऑलवेज चूज बेटर, है ना, हमेशा बेटर की तलाश में रहेगी। जो इसे पेनिट्रेट कर पाया वही क्या होगा, मुकद्दर का सिकंदर, यानी वही जाकर के फर्टिलाइज करेगा, और वही एक जो क्या जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, और फिर फ्यूचर का डेवलपमेंट, है ना, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, क्लियर। तो सोचिए, जब कभी आपके पास ऐसा, जब आप कभी निराश हो जाते हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या इनर मोस्ट लेयर होता है, और जोना पैलिस्यूडा क्या होता है, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पैलिस्यूडा, और क्रोना रेडिएटा, आउटर लेयर फाउंड बाय द फॉलिकल सेल्स, सबसे बाहर होता है क्या, क्रोना रेडिएटा, सबसे बाहर क्या होता है, क्रोना रेडिएटा, क्लियर। तो सोचिए, जब आप कभी निराश हो, हताश हो, लगे कि यार हार गए हैं, है ना, कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, समय बहुत कम बचा है, तो आप भूलिए मत, आप वो इंसान है, आप ना जाने आप कितना लड़े होंगे, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है, कितना लड़े हुए, कितना लड़ करके आप अंदर गए होंगे, फर्टिलाइज किए होंगे, तो आपका जन्म हुआ है ना।
तो आप कोई मामूली तो नहीं है ना, मामूली तो नहीं है। क्लियर? ठीक है, चलिए आज एग्जाम में 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 35 मार्क्स का लॉन्ग नहीं, लेकिन जो इसमें मॉडल सेट में तो 25 क्वेश्चन था, है ना, ये चेंज होते रहता है। 25 आएगा एमसीक्यू और बाकी सब्जेक्टिव। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 110%। ठीक है, वैसे क्रैश कोर्स का हर क्लास इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बहुत ज्यादा शॉर्टकट मत अपनाइए। और दूसरी बात, जो इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है सिंगल सब्जेक्ट के लिए 299। ठीक है, और अगर आप चाहते कि आपका सारा सब्जेक्ट वीक है ना, केमिस्ट्री में भी लगा हुआ है, फिजिक्स भी हिला हुआ है, तो आप 999 में पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कंप्लीट कोर्स में सारा लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पे, कहीं और भटकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी समय आ चुका है आपको हर दिन यूट्यूब पे नया नया लेक्चर मिल जाएगा, है ना। यहां से पढ़ लीजिए 4 क्वेश्चन, वहां से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहां पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल जितना भी एग्जाम में आएगा सब कुछ यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी। ठीक है, अगर आप अच्छे से क्रैश कोर्स को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, चाहे वर्मा गेस सॉल्व कीजिए, शर्मा गेस सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन लगाने से नहीं होता है, कंसेप्ट पे ध्यान देने से होता है। अगर आप एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, उसमें हजारों क्वेश्चन पूछ दे, हमें क्या उससे, हम तो कंसेप्ट पढ़े हैं ना, 1000 क्या 2000 भी बना देंगे। क्लियर? तो आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के CWH ऑनलाइन एकेडमी को सर्च कीजिएगा, वहां पे जो एप्लीकेशन आएगा आप उसे ओपन करके सबसे पहले रजिस्टर कर लेना, और फिर उसे लॉग इन करके आप देख सकते हैं, वहां पे हमारे कोर्सेस वहां पे दिख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।